गाइस वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है। आप लोग उसके हिसाब से एकदम फिट हो गए होंगे, एडजस्ट हो गए होंगे, टाइम शेड्यूल को रिवाइज कर लिए होंगे, डे बाय डे प्लान बना रहे होंगे और उसके हिसाब से चल रहे होंगे। आप लोगों का सिलेबस भी उम्मीद है कि ख़त्म हो ही गया होगा, रिवीजन चल रहा होगा, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। जैसा कि वाकब सीरीज कंटिन्यू है। वाकब सीरीज में सिनोनिम्स पूरा फिनिश हो चुका है। एसएससी की पूरी फिनिश हो चुका है। तकरीबन 600 से 700 के आसपास में मैंने सिनोनिम्स कढ़वाया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए देखिए कंटिन्यूसली, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। वर्ड को ऐसे ब्रेक कर करके मैंने याद कराया है यूट्यूब वीडियो पे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं याद करवाता है। बहुत सारे चैनल है जहाँ पे आपको फिल्में दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे और आधा आधा घंटा तक एक वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए दोस्त, ऐसा जो है ना कंडीशंस, ये स्टार्टिंग में जब आपका फाउंडेशन बन रहा होता है तभी काम आता है। लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम है ना, तो वहाँ सिर्फ रिवीजन करना है बस। टाइम भी लिमिटेड है और वर्ड अनलिमिटेड है। बहुत वर्ड है जो हमें रिकवर करने हैं बहुत जल्दी जल्दी फास्ट में। तो इसी के लिए मैंने आपके लिए वॉकअप सीरीज स्टार्ट किया था। अदरवाइज़ मेरा कोई शौक़ नहीं था। और देखिए, मैं ना कोई एक्सपर्ट हूँ, कुछ नहीं हूँ। बस मैं जैसे याद करता था अपने एग्ज़ाम टाइम पे, वही स्ट्रैटेजी तरीके शेयर कर रहा हूँ आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से। बाकी और कोई इरादा नहीं है, ठीक है। और ये टोटली सब कुछ फ्री है, कुछ नहीं आपको पे करना है, कहीं नहीं पे करना है। पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। टेलीग्राम पे जाइए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे सारा पीडीएफ अवेलेबल है। अगर नहीं मिल रहा है, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे पीडीएफ आपको दे दूँगा। मैं 1-to-1 गाइड भी करता हूँ। जैसे मुझे लगता है कमेंट थोड़ा सा जेन्युइन है, सीरियस है, तो मैं 1-to-1 गाइड भी करता हूँ कैसे पढ़ना है। बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज करते रहते हैं मुझे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। और शुरुआत एक लाइन से करेंगे। देखिए दोस्त, आपने अगर प्रिपरेशन का शुरुआत कर चुके हैं तो द एंड भी कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। और बहुत सारे चैनल पे आपको टाइम टेबल बना कर दिए गए हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि उन सब से बचिए जो भी स्ट्रिक्टली टाइम टेबल आपको बाउंड वाला दे रहे हैं कि हाँ, हमें इतना टाइम से इतना टाइम तक पढ़ना है। मतलब सुबह में 5 बजे से लेके हमें दोपहर के सुबह के 10 बजे तक पढ़ना है। तो देखिए, उस हार्ड टाइम टेबल में अपने आप को बाउंड मत कीजिए। इससे होगा क्या कि आप 1-2 दिन जोश दिखाएंगे, लेकिन अगले दिन फिर औकात दिख जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये टाइम टेबल है ना, बहुत ही हार्ड स्ट्रिक्टली कहाँ पे फॉलो होता है, जो डिफेंस पर्सनल में ट्रेनिंग्स पीरियड में चल रहा होता है, उन सब का फॉलो इसलिए होता है क्योंकि उसका कोई इंस्ट्रक्टर होता है, उसको गाइड करने वाले उसकी जो सीनियर मास्टर होता है वो लोग होते हैं, ठीक है। वो खुद से किसी का मन नहीं था वहाँ भी कि हाँ, मैं सुबह में 4 बजे उठ के पीटी ग्राउंड पे जाऊँ। जब तक ऐसा शेड्यूल टाइम टेबल बंदा ना हो, गाइड ना हो, इंस्ट्रक्टर ना हो, तो ऐसा कोई नहीं करेगा। हर इंसान कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। तो कंफर्ट जोन कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कंफर्ट जोन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए आप डेली लाइफ में अपने घर में रह रहे होंगे, या अभी लॉकडाउन है तो लाइब्रेरी वगैरह भी ओपन नहीं होगा, रूम पे रह रहे होंगे। आपको पढ़ना है, टाइम बाउंड करके नहीं पढ़ना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सपोज मैंने एक टाइम टेबल में बताया था कि 8 घंटे आपको पढ़ने हैं, तो 8 घंटे आपको सुबह में पढ़ना है, दोपहर को पढ़ना है, शाम को पढ़ना है। ये आप अपने हिसाब से टाइम टेबल डिसाइड कीजिए, किसी और को डिसाइड मत करने दीजिए कि आप सुबह में 5 बजे उठना है, 5 बजे से 8 बजे तक ये करना है। अरे भाई, आपको जब टाइम मिल रहा है तब कीजिए। सपोज सुबह में आप नहीं उठ पाए, किसी दिन कुछ हो गया, तबीयत ख़राब हो गया, या रात को ज़्यादा देर तक आप पढ़ रहे थे, सुबह में नींद ही नहीं खुला, या रात को ज़्यादा खाना खा लिए, सुबह में नींद ही नहीं खुला, तो क्या करेंगे? आपको रिग्रेट फील होगा। तो आपको जैसे टाइम मिल रहा है उस तरीके से आप अपने खुद टाइम डिज़ाइन कीजिए, लेकिन स्टडी आवर फिक्स कीजिए कि 8 घंटे पढ़ना है। तो मान लीजिए अगर आप 10 बजे से शुरू करते हैं, सुबह के 10 बजे से, तो शाम को 7-8 बजे तक आप, या 6 बजे तक शाम को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आराम से एंजॉय कीजिए, मूवी वगैरह देखिए आराम से। मतलब लगातार नहीं, बीच बीच में रेस्ट लेकर आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, मेरा ये बात समझिए, ठीक है। 2-2 घंटे का ब्रेक कर करके मैंने टाइम टेबल में बताया हुआ है। अगर आप 10 बजे शुरुआत करते हैं तो रात को 10 बजे तक आप ये टाइम टेबल 8 घंटे का ब्रेक करके पढ़ सकते हैं।
अगर दोपहर को 2 बजे से शुरुआत करते हैं तो रात को 10-12 बजे तक पढ़ सकते हैं। इस तरीके से टाइम टेबल को आप खुद ही डिसाइड कीजिए, किसी और को टाइम टेबल मत बनाने दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता है आपको, ठीक है। आप अपने आप को खुद जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है, तो कोई कौन होता है आपका टाइम टेबल डिज़ाइन करके देने वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपको खुद ही करना है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, बहुत हो गई मोटिवेशन की बातें, अब करते हैं काम की बातें यहाँ पे। तो वॉकेब सीरीज चल रहा है, सिनोनिम्स फिनिश हो चुका है, जैसा प्रॉमिस किया था कि पूरी फिनिश करेंगे। तो आज से स्टार्ट होने जा रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस सेम। और सिनोनिम्स में देखिए एक डिफेंस का जो ऐसा एफकेट, सीडीएस एंड सीएपीएफ, ये 3 एग्ज़ाम जो बच गए थे ना, ये बहुत ही छोटा कवरेज है, मतलब मोटा मोटी 150 के आसपास में वर्ड होगा। मेरे पास कलेक्शन है, मैं उसके पे वीडियो बनाना भूल गया है, तो आ जाएगा कुछ दिन में। आप डिमोटिवेट फील मत होइए, आ जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। और जैसा मैंने कहा था कि प्रूफ दूंगा, तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू बने रहिए। बस मैं आपकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा सस्पेंस में रख रहा हूँ कि आप कंटिन्यू है या नहीं है। मैं आपको प्रूफ दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। आप देखेंगे कि मतलब ईपीएफओ के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ग्रुप डी, ग्रुप सी लेवल के एग्ज़ाम सब में से उठा के पूछे गए हैं। जैसे आपको कहा था कि वोकेबुलरी का कोई जाति धर्म नहीं होता, वो कहीं से भी कहीं आपको कॉपी पेस्ट चलता रहता है, ठीक है। हाँ, पिक एंड ड्रॉप चलता रहता है। तो आपको सारे एग्ज़ाम का पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि ग्रुप डी है, एमटीएस एग्ज़ाम का या ग्रुप डी एग्ज़ाम का उठा लिया तो अरे अपनी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इंग्लिश का कोई जाति धर्म नहीं है, कहीं से भी कहीं वोकेबुलरी जा सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आइए स्क्रीन पे देखिए। तो पहला है यहाँ पे, पहला वर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस को पहले जान लेते हैं ये क्या होता है। देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस को अगर हिंदी में कहा जाए तो मुहावरा कह सकते हैं, ठीक है। मुहावरा में लोकोक्तियाँ, जो बोल चाल में डेली लाइफ में कुछ वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक बहुत ही चर्चे फेमस वर्ड है, आप कह सकते कहते होंगे डेली लाइफ में कि हिंदी में बोल रहा हूँ, चोर चोर मौसे रे भाई। मतलब इसको अगर इंग्लिश में कहना हुआ तो ऐसा कह सकते हैं, बर्ड ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक। हिंदी में एक और मुहावरा है, थोथा चना बाजे खाना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके पास ज्ञान कम होता है वो ज़्यादा आवाज़ करता है ना। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, है ना। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का यही मीनिंग है कि डेली लाइफ में यूज होता है, लेकिन दूसरे टर्म में, है ना, दूसरे टर्म में, इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली वे में इसको बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पे इस इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी लगभग 600 से 700 हम लोग कवर करेंगे। तो आपको बने रहना है, बहुत ही मज़ा आएगा, एकदम समझते हुए चलेंगे और देखिएगा कैसे पिक्चराइज होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है टर्न टर्टल। देखिए टर्टल जैसे यहाँ पे और टर्न दोनों डिफरेंट अलग अलग वर्ड है। टर्न का मतलब हो जाता है घूम जाना और मुड़ना या मतलब मूव बैक होना। टर्टल आपको पता है एक स्पीसीज़ है ना, एक टॉर्टाइज होता है और उसी का सेम स्पीसीज़ है टर्टल। टॉर्टाइज मतलब राउंड शेप का होता है, टर्टल मतलब वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो टर्न टर्टल का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट ओवर टर्न ऑफ सिचुएशन। हमारी जो सिचुएशन है उससे कंप्लीट ओवर टर्न हो जाना। जैसे टर्टल होता है वो देखते एकदम स्लो स्पीड होता है, मतलब टर्टल का घूम जाना, मुड़ जाना, मतलब कि हमारे सिचुएशन का कंप्लीट ओवरटर्न होना, ठीक है। दूसरा देखते हैं ग्रीज द पाम। पाम मतलब हथेली और ग्रीज मतलब आप समझते होंगे, जैसे हम अपनी मोटर कार्स या मोटर व्हीकल्स को ग्रीज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। और यहाँ पे ग्रीज द पाम है, हथेली पे ग्रीज करना, इसका मतलब है कि ब्राइब लेना, घूसखोरी करना, ठीक है। ग्रीज द पाम, पाम को गीला करना, ग्रीज करना मतलब घूसखोर, टेबल के अंडर द टेबल ब्राइब लेना, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर पर देखते हैं पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन मतलब प्ले अ ट्रिक। पुल अ फास्ट वन मतलब कोई ऐसे तरीका यूज करना जिससे फास्ट एक्शन हो सके। तो कब हो सकता है, जब हम कोई ट्रिक यूज करेंगे, कोई सॉफ्ट मेथड यूज करेंगे, राइट। तो उससे हम ये कनेक्ट कर सकते हैं प्ले अ ट्रिक, ठीक है। देन तभी हो सकता है पुल ए फास्ट वन। फोर्थ नंबर पे देखिए फेदर वंस ऑन नेस्ट। फेदर का मतलब पंख, वंस ऑन नेस्ट मतलब खुद के नेस्ट में फेदर पुट अप करना। इसका मतलब क्या हुआ कि मेक ई मनी इन इम्प्रॉपर वे। पैसे मतलब गलत तरीके से पैसे क्रिएट करना, बनाना, है ना, कमाना, उसको कहते हैं मेक फेदर्स वंस ऑन नेस्ट, मतलब खुद ही अपनी फेदर्स क्रिएट करना, बनाना अपने नेस्ट में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज
मतलब एकदम जल्दीबाजी में होना, मतलब एकदम जल्दीबाजी कहने का मतलब है एकदम फटाफट खेलो और इंटेंस, जैसे आप फटाफट करेंगे, जल्दीबाजी कहते हैं ना, एक कहावत है ना, क्या होते हैं, भूल रहा हूँ, जस्ट भूल रहा हूँ मैं। जल्दीबाजी में होना और सब कुछ गड़बड़ कर जाना। प्ले फास्ट एंड लूज मतलब हुआ कि ऐसे वे अनरिलायबल वे में एक्ट करना, ठीक है, इसका मीनिंग यही हुआ। तो एक साइड में यहाँ पे फ्रेजेस दिया हुआ है और एक साइड में मीनिंग दिया हुआ है। होल्ड अप, अब होल्ड अप अब बहुत ही कॉमन वर्ड है। होल्ड अप, होल्ड मतलब किसी चीज़ को हम होल्ड पे रखते हैं ना, थोड़ी देर के लिए या कुछ मोमेंट के लिए या कुछ दिन के लिए, इसका मतलब है कि डिले, है ना, देख रहे हैं, एकदम डायरेक्ट मीनिंग है ये इसका, ठीक है, इसका एकदम डायरेक्ट मीनिंग है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर पे, टू क्लिप वंस विंग। देखिए जल्दी जल्दी कवर करते जाएंगे क्योंकि समय की बहुत ही कमी है और कवरेज ज़्यादा करना है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा सर स्टोरी बताइए, सेंटेंसेस बनाइए, अगर ये ऐसा करते रह गए तो फिर हो गई कहानी ख़त्म, तो सांप भी मर जाएगा, सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी तुम्हारा टूट जाएगा, बस वैसा ही कहानी हो जाएगा। तो देखना है, समझते चलिए, मैं बोल ही रहा हूँ, हिंदी में मीनिंग बताते चल रहा हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एक ही पे वर्ड पे। आगे देखते हैं, टू क्लिप वंस विंग। क्लिप, देखिए क्लिप का यूज़ क्यों करते हैं, क्लिप का यूज़ हम क्यों करते हैं, मतलब किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, है ना, राइट, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या पिन करने के लिए। वंस विंग, विंग मतलब क्या हो गया, पंख, राइट। तो हौसलों की उड़ान, जो उड़ने वाला पंख है उसमें क्लिप लगा देना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पावर से डिप्राइव करना, वंचित करना। सपोज आप आप स्टूडेंट होंगे या आप वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, आप अपने डिपार्टमेंट में ज़्यादा एक्टिव होंगे, बहुत ही मेहनत करते होंगे, तो आपके जो बॉस हैं वो आपके एक्शंस में, आपके काम में क्लिप लगा दिया, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, इसका मतलब हो गया आपके जो पावर था काम करने का उससे डिप्राइव कर दिया गया, राइट। अगर इतना स्टोरी में हर वर्ड में बताते रहूँ तो बस बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर पर देखिए, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। अब देखिए व्हील्स मतलब एक, एज फॉर एग्जाम्पल साइकिल का व्हील्स ले लीजिए, उसमें पुट अ स्पोक इन वंस व्हील मतलब क्या हो गया, हिंडर मतलब छिपा देना उसको या बाधा पहुंचा देना। तो इस तरह से आपको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, टू निप इन द बर्ड। टू निप इन द बर्ड मतलब निप मतलब क्या होता है, निप या टिप, और बर्ड मतलब, देखिए अगर बर्ड मतलब क्या हुआ, देखिए बर्ड मतलब होता है जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें छोटे छोटे जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ये फ्लावर्स नहीं निकलता उसको बर्ड कहते हैं, राइट, बायोलॉजिकल वर्ड में। तो टू नीप इन द बर्ड मतलब कुछ करने से, स्टार्ट करने से रोक देना, ठीक है। बर्ड मतलब सिंपली अब समझिए ना, जैसे कोई भी प्लांटेशंस होता है तो जब छोटा होता है प्लांट तो उसमें बर्ड निकलना स्टार्ट होता है, बर्ड मतलब फ्लावर्स, राइट। तो उसमें निप कर देना यानी कि उसको डिस्टर्ब करना, तो इसका मतलब यह कि कोई चीज़ स्टार्टिंग होने से उसको रोका जा रहा है, राइट, है ना। तो इसलिए ये वर्ड फ्रेज ज़्यादा यूज होता है, टू निप इन द बर्ड। 10 नंबर पे देखते हैं, बियर इन माइंड मतलब रिमेंबर, अपने दिमाग में, अपने माइंड मतलब दिमाग, और बियर मतलब रखो, संभाल के रखो, या उसको कीप ये करो, कीप कंटिन्यू करो, मतलब दिमाग में उसको याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है, बस आपको रिवीजन के लिए मैं ये सीरीज़ लाया हूँ आपके लिए, नहीं तो और कोई दूसरा ये नहीं है, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, डबल स्पीड पे सुनिएगा आराम से। 10 नंबर पे देखिए, बियर इन माइंड मतलब, सॉरी ये हो चुका है रिमेंबर। 11 नंबर पे देखिए, मैन ऑफ लेटर मतलब स्कॉलर, ठीक है। ए मैन मतलब एक आदमी, ऑफ लेटर्स मतलब एक ग्रेट इंपॉर्टेंस वाला इंसान है, ठीक है, और मतलब विद्वान आदमी है, स्कॉलर मतलब विद्वान कह सकते हैं, ए मैन ऑफ लेटर्स। 12 नंबर पर देखिए, लीव नो स्टोन अनटर्ड मतलब टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे। लीव मतलब छोड़ना, नो स्टोन मतलब कोई भी पत्थर, मतलब मैं इसको इजीली ब्रेक करके हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, आपको जल्दी से दिमाग में क्लिक होगा। अनटर्ड मतलब आप कोई भी, आप सपोज कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप हर तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्ड मतलब टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, आप किसी चीज़ को पाने के लिए, कुछ करने के लिए आप हर तरीका, हर पैतरे अपना रहे हैं, ठीक है। कोई भी स्टोन को, मतलब कोई भी स्टोन को आप अनटर्न नहीं जोड़ रहे हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर पे डंकी ईयर मतलब एक लॉन्ग टाइम, ठीक है, डोंकी ईयर। एंड आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे, फेदर इन वंस कैप। देखिए बहुत सारे जो इडियम्स हैं वो रिपीट होगा, मैंने बताया था
बहुत सारे एग्ज़ाम है, जितने भी एग्जामिनेशन बॉडी होती है, संस्था होती है, उसके पास एक लिमिटेड वर्ड ऑफ कलेक्शंस होता है, राइट। एंड उसी में से वो एक दूसरे से रिपीट होता रहता है, कॉपी पेस्ट होता रहता है। दिस इज़ द गेम ऑफ कॉपी पेस्ट, बस नथिंग एल्स। तो बस आपको करना ही है, ये आपके लिए मज़े ही मज़े हैं, आप बस पढ़ते रहिए। देखिए आगे 14 नंबर पे है फेदर इन वंस कैप। फेदर मतलब पंख, वंस कैप मतलब कैप मतलब जानते हैं आप क्या होता है, ठीक है। हाँ, टोपी होता है। तो अपनी टोपी में फेदर लगाना, फेदर अचीव करना, इसका मतलब क्या हुआ? ए न्यू एडिशनल डिस्टिंक्शन, राइट। जैसे किसी पोस्ट पे हैं आप, है ना, और एक पोस्ट का प्रमोशन हुआ या डिस्टिंक्शन हुआ, आपने कुछ अच्छा काम किया तो अवार्ड के तौर पे आपको एक पोस्ट प्रमोशन मिल गया। यानी कहने का मतलब फेदर इन वंस कैप, आपका जो कैप है उसमें एक फेदर ऐड कर दिया गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पर गेट द सैक। सैक मतलब आपको पता होगा, बैग को सैक कहते हैं अक्सर बोलचाल में। गेट द सैक मतलब बी डिसमिस हो जाना, डिसमिस कर दिया जाना। चलो जैसे हमारा बॉस है, वो अक्सर गुस्से में ये कह सकता है कि गेट द सैक एंड गो टू द हेल, है ना, गुस्से में गो टू द हेल, गेट द सैक एंड गो टू द हेल, गो आउटसाइड, ठीक है, या लिव मी अलोन, ऐसा कुछ कह सकता है। गेट द सैक, बैग उठाओ और निकलो, डिसमिस हो जाओ, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना इजीली याद हो रहा है, आई थिंक याद हो रहा होगा, ठीक है। 16 नंबर पर देखिए अंडर अ क्लाउड मतलब, अंडर ए क्लाउड मतलब, अंडर मतलब देखिए नीचे, क्लाउड मतलब पता है बादल होता है, आसमान होता है, ठीक है। स्काई मतलब आसमान, क्लाउड मतलब बादल। कहने का मतलब अंडर द क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन, है ना, संदेह से भरा है, संदेह में है अभी, है ना, अभी जांच पड़ताल जारी है। अंडर द क्लाउड है, कह सकते हैं बोलचाल में, दिस मैटर इज अंडर द क्लाउड, है अंडर द सस्पिशन, राइट। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर पे, सॉरी जस्ट वेट, 17 नंबर पे देखिए वेट बिहाइंड द ईयर्स, है ना, वेट मतलब गीला, अब बिहाइंड द ईयर मतलब क्या होता है? कान होता है, मतलब कान के पीछे गीला, इसका मतलब क्या हुआ? यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंसेस, मतलब वेट बिहाइंड ईयर्स मतलब कि देखिए आपके पास कोई स्किल्स नहीं है ना, मतलब आप काँप रहे हैं, जैसे कोई नया काम करना हुआ किसी सीनियर के सामने और आप काँप रहे हैं, थरथरा रहे हैं, कहने का मतलब आप नया है ना, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप डेयरिंग दिखा रहे हैं और काम किए जा रहे हैं, है ना, और आपको डर लग रहा है, यानी कि पसीने छूट रहा है, वेट बिहाइंड द ईयर्स, पसीने छूट रहा है, राइट। तो कहने का मतलब यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, आपका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है वो काम करने का, इसलिए आपको डर लग रहा है सामने बॉस के सामने काम करने में, ठीक है। आगे देखिए, जस्ट मैं जैसे याद करता हूँ वो शेयर कर रहा हूँ, आपको जिस तरीके से याद होता है आप वैसे कीजिए, या जहाँ से आपने सीखा है उस तरीके से आप यूज कीजिए। मैं अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे याद करता हूँ, मैं कैसे मेमोरी बनाता हूँ, इमेज स्टोरी क्रिएट करता हूँ उसी टाइम पे, तभी लॉन्ग टाइम तक ये सस्टेन हो पाता है माइंड में। अदरवाइज देखिए माइंड है ना क्या है, आप उसको ज़बरदस्ती किसी कोई चीज़ इनपुट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टिंग अगर उसे चीज़ नहीं लगता है, उसे समझ में नहीं आता है, तो लॉन्गर टाइम तक नहीं, ज़बरदस्ती आप कर ही नहीं सकते उसके साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे देखते हैं लीप्स एंड बाउंड। लीप्स एंड बाउंड मतलब रैपिडली, एकदम तेज़ी से, फास्ट, ग्रो। 19 नंबर पे देखिए कैपिटल पनिशमेंट। देखिए पनिशमेंट मतलब आपको पता है सज़ा होता है, राइट, एंड कैपिटल मतलब एक बड़े लेवल पे है, राइट। तो एक बड़े लेवल पे सज़ा मतलब डेथ सेंटेंस, मौत की सज़ा सुना देना मतलब कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। बहुत ही मतलब कॉमन है, रेगुलर यूजेज होता है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंसेस, ठीक है। 20 नंबर पर देखते हैं लाइव वायर्स मतलब लाइवली एंड एक्टिव। लाइव वायर्स मतलब जिंदा, अगर हिंदी में इसको सिंपली हिंदी में अगर ये करना हुआ, कन्वर्ट करना हुआ तो क्या कह सकते हैं? जिंदा तार। मतलब क्या हुआ? लाइवली एंड एक्टिव, है ना, जिंदा है, लाइवली एंड एक्टिव। 21 नंबर पे देखें कॉक एंड बुल स्टोरीज। 21 नंबर पे कॉक एंड बुल स्टोरीज मतलब एब्सर्ड एंड अनलाइकली स्टोरीज, है ना। बुल, कॉक मतलब पता है, बुल मतलब पता है, और उसकी कहानियाँ सुनाना मतलब क्या हो गया? बेवजह का, बिना फालतू का, जो इंटरेस्टेड नहीं है, अनइंटरेस्टेड स्टोरीज सुनाते जाना, है ना, उसको कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरीज। कॉक एंड बुल स्टोरीज कौन सुनता है? राजा रानी की कहानियाँ सुनता है जिसमें कोयल हो, मोर हो, इस तरह की कहानियाँ होती है। लेकिन कॉक एंड बुल स्टोरीज अब्सर्ड एंड अनलाइक स्टोरीज, राइट। इस तरह से याद कीजिएगा। मैं कोई वर्ड एक्सप्लेन नहीं करूँगा या सेंटेंसेस नहीं बनाऊँगा, जस्ट आपको बता रहा हूँ कैसे याद करना है। बटन्स वंस लिप मतलब स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। लिप मतलब क्या होता है? ओठ, और वंस लिप्स मतलब किसी का ओठ में बटन्स लगा देना, बटन, है ना, मतलब कि टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, प्लीज़ बटन्स वंस लिप्स मतलब स्टॉप टॉकिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवनिंग ऑफ लाइफ मतलब ओल्ड एजेस।
इवनिंग ऑफ लाइफ मतलब ओल्ड एजेस। कहने का मतलब देखिए, मॉर्निंग जैसे डे की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मॉर्निंग से, है ना। और धीरे 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 टाइम बीतता जाता है, 10 बजता, 12 बजता, दोपहर हो जाते हैं, दोपहर के बाद फिर 3-4 बजता है, फिर शाम हो जाता है। कहने का मतलब एज भी ऐसा ही होता है ना। पहले चाइल्ड होता है, फिर यंग होता है ना, एडल्ट होता है, यंग होता है, देन धीरे धीरे ओल्ड में क्रिएट होता है। तो वैसे इवनिंग ऑफ लाइफ मतलब डे का इवनिंग मतलब एज का भी ओल्ड एज, राइट। देख रहे हैं कितना ईजिली याद हो गया। तो आप 24 नंबर पे देखिए, स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब वर्क वेरी हार्ड। अब आपको पता होगा स्ट्रेन मतलब क्या होता है, और नर्व मतलब भी क्या होता है ना, एकदम दबाव डालना, एकदम पूरी जान लगा देना, कोशिश करना। स्ट्रेन एवरी नर्व, एक एक नर्व पे एकदम नसेस पे जान लगा दो, ताकत लगा दो। कहने का मतलब ये है कि वेरी बहुत ही कड़ी मेहनत करना, राइट। चलिए 25 नंबर देखिए, इन अ नट सेल। नट सेल मतलब ब्रीफली और कंसाइजली, ठीक है। मतलब इन अ नट सेल, आप देखिए हिंदी में नट वोल्ट आपने सुना होगा, आई थिंक सुना होगा, राइट। चलिए नट कैसा होता है, जैसे आप कहीं मशीन से में यूज होता है इस तरह का नट, इस तरह का नट यूज होता है, राइट। तो कहने का मतलब इन अ नट सेल मतलब ब्रीफली और कंसाइजली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना या इलेबोरेट करना, मतलब उसको कहते हैं इन अ नट सेल, राइट। चलिए आगे देखते हैं। एज अ ड्राफ्ट एज ए ब्रश मतलब एक्सट्रीमली सिली, है ना। एज ड्राफ्ट एज ब्रश एक्सट्रीमली सिली। 27 नंबर पे, टू ब्रेक द आइस मतलब मेक पीपल कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। आइस को ब्रेक करना मतलब पीपल्स को कंफर्ट जोन में लाना एंड रिलैक्स मोड में लाना, ठीक है। अब कैसे इसको याद कैसे करेंगे भाई, याद करना ना इस वीडियो का मकसद है, याद कैसे करना है इसको। तो देखिए मेमोराइज कैसे करना है। आप दोस्तों के साथ पार्टी सार्टी कर रहे हैं, गए किसी रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे या बियर बार शॉप में, और ग्लास लिया, वाइन डाला, और उस वाइन में ऊपर में क्या हुआ, आपने आइस को ब्रेक करके डाल दिया, ठीक है। टू ब्रेक आइस मतलब आपके जो दोस्त हैं उसको रिलैक्स मोड में ला रहे हैं, है ना, कंफर्टेबल जोन में ला रहे हैं, और आपका जो भी काम है वो करवा रहे हैं उससे, राइट। तो पार्टी सार्टी दीजिए, वाइन पिलाइए, ब्रेक आइस कीजिए एंड उसको कंफर्टेबल जोन में अपना काम करवाइए, ठीक है, उसको ला के। इस तरह से याद करना है, बाकी और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ ये यूनिवर्सल फार्मूला है जो मैं आप लोगों को गलत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट मेरा तरीका है, मैं ऐसे याद करता था इसको, राइट। टू बी इन फिक्स मतलब टू बी 28 नंबर पे, टू बी इन फिक्स मतलब इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, है ना। जैसे अभी स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं टाइम टेबल आपको दे रहे हैं बना के कि इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। डोंट फॉलो दिस टाइम टेबल्स, है ना। आप अपनी कंडीशंस, किसी दूसरे को नहीं पता आपकी कंडीशंस क्या हैं, आपकी हालात क्या हैं, आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे खाते हैं, क्या खाते हैं। तो जब दूसरे को नहीं पता है तो आप कैसे उनको टाइम टेबल बनाने दे रहे हैं। आप अपना टाइम टेबल खुद ही क्रिएट कीजिए, ठीक है। आप किसी डिफेंस इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग में नहीं है जो आपको हर चीज़ टाइम टेबल पे मिलता जा रहा है। आप घर में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, खुद के रूम पे रहते हैं, तो अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। तो डोंट टू बी इन फिक्स मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट मत कीजिए, ठीक है। चलिए 29 नंबर पर देखिए, टू कीप इन अबेयंस मतलब इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंशन, है ना, सस्पेंशन में होना, तो उसी कहते हैं टू कीप इन अबेयंस, राइट। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर पे, ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब ब्लैंक ड्रॉ करना मतलब फाइंड नो फेवर, कोई फेवर नहीं मिलना है, ठीक है। नो फेवर, कोई फेवर नहीं मिलना, उसको कहते हैं टू ड्रॉ ए ब्लैंक। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। एक पीडीएफ में मैंने कोशिश किया है कि 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस ही रखा जाए, क्योंकि देखिए याद आपको करना है, और एक बार जब आप बैठिएगा एक स्टेप में 30 करके ब्रेक करके याद करते जाएंगे तो आपको आसान लगता जाएगा, ठीक है। जब कोई काम, जब बड़ा डिफ़िकल्ट काम हो, उसको आसान बनाना हो, तो छोटा छोटा टुकड़े में बांटिए एंड देन आगे बढ़िए, ठीक है। तभी आपको याद हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं याद होगा, ज़्यादा बर्डन हो जाएगा तो नहीं याद होगा। इसलिए मैंने एक पीडीएफ में 30 ही वर्ड रखा है, ताकि आप एक बार बैठिए और एक नज़र में 30 तक पढ़िए, आराम से मज़ा आ जाएगा आधे घंटे के अंदर में। आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैं ए ड्रॉप इन बकेट, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पेज है। फर्स्ट नंबर पे देखिए, ए ड्रॉप इन बकेट। ड्रॉप मतलब आपको पता है, बकेट मतलब भी पता है। बकेट मतलब बाल्टी, ड्रॉप मतलब बूंद, यानी कि एक बाल्टी में एक बूंद मतलब अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, है ना, बहुत ही छोटा अमाउंट, इनसिग्निफिकेंट या लिटिल अमाउंट, उसको ऐसे मीनिंग इसका एक्सप्लेन है। राइट साइड में इसका मीनिंग दिया हुआ है और लेफ्ट साइड में इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो
इनडायरेक्ट वे में यूज होता है, अभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस इनडायरेक्टली वे में कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब जिसने गलती की और वही बोल रहा है ना। तो ये सब बोलचाल में अक्सर यूज होता है, ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या अदगर गगरी चलकत जाए, या नाचे ना आंगे, क्या बोलते हैं, आंगन टेढ़, ऐसा कुछ हिंदी में होता है ना बहुत सारे मुहावरे। तो इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी चीज़ कह दिया जाता है, इसको कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना, कि सारे में कुछ कह देना। तो उसी तरह से इंग्लिश में देखिए, दूसरा नंबर पे पुट अप द शटर्स। कहने का मतलब शटर्स को डाउन कर दो, पुट अप कर दो, रख दो। यानी दुकान का शटर आप देखते होंगे, है ना, इंसान सुबह सुबह क्या करता है, शटर को ओपन करता है ना, पुट ऑन करता है, लेकिन शाम को पुट अप करता है, बंद कर देता है, यानी कि गो आउट ऑफ बिजनेस, बिजनेस से चले जाना, बंद करके चले जाना, राइट। तो इस तरह से याद करना है। 3 नंबर पे देखिए, 3 नंबर पे मेक बोथ एंड्स मीन, है ना, मतलब लाइव विद इन मीन्स। जैसे सपोज ये स्टार्टिंग है और ये एंड है, मतलब बोथ एंड्स मीन्स मतलब इसके दायरे में रहना, है ना, एक सीमित दायरे में रहना। जैसे एक कहावत है कि हिंदी में एक कहावत है कि जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी दायरे में रहो, सीमित में रहो दोनों। तो इसको इंग्लिश में ऐसे ही कह सकते हैं, मेक बोथ एंड्स मीन, राइट। चलिए तीसरा नंबर पे देखते हैं, कॉल इन क्वेश्चंस। कॉल इन क्वेश्चन मतलब चैलेंजेस, है ना, चैलेंजेस देना, कॉल इन क्वेश्चंस। नेक्स्ट नंबर पे 5 नंबर पे देखते हैं, व्हील एंड वो, मतलब गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, व्हील एंड वो, ठीक है। देखिए व्हील से एक वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, हील, है ना, हील। और हीलिंग मतलब क्या होता है, हीलिंग मतलब सुधार होना, है ना, अमेलियोरेट मतलब सुधार होना, हीलिंग, है ना, कहते हैं ना, हीलिंग हो रहा है, हीलिंग सिचुएशन में है, मतलब सुधार हो रहा है धीरे धीरे। और वो मतलब क्या होता है, बैड कंडीशंस, बैड टाइम्स। तो जस्ट एक फ्रेजेस बन गया है, व्हील एंड वो दोनों मिला के। तो बहुत याद करना है इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पे, करी फेवर्स मतलब सीक फेवरेबल अटेंशन, ठीक है। करी फेवर्स, आपने भाजी में करी पत्ता इस्तेमाल करते होंगे। करी पत्ता मतलब देखते हैं कि एडिशनल होता है ये, मतलब एक्स्ट्रा सुगंध के लिए या खुशबू के लिए उसमें ऐड किया जाता है करी पत्ता, राइट। तो करी फेवर्स मतलब सीक फेवरेबल अटेंशंस। जो भी हम सब्जियां बनाते हैं उसमें एक अलग तरह की खुशबू ऐड हो जाता है करी पत्ता ऐड करने के बाद। तो जस्ट मैं याद कराने के लिए ट्रिक ये ऐड किया हूँ, है ना, मैंने अपने तरीका शेयर किया आप लोगों से कि करी फेवर्स मतलब सीक फेवरेबल अटेंशंस। साथ उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो रहा होगा, ठीक है। नहीं याद हो रहा होगा तो आप क्या कीजिए, आपको जैसे तरीका आपको लगता है वैसे याद करना पड़ेगा। देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन, है ना, कुछ कर ही नहीं सकते आप। अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है तो आपको याद करना पड़ेगा। आप अपने तरीके से कीजिए, किसी और तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर पे, फेस द म्यूजिक मतलब बी पनिश्ड। फेस द म्यूजिक मतलब जैसे एक टाइम पे क्या होता था कि प्रिजनर्स को जेल में जेलर्स क्या करता था, पनिशमेंट देने के लिए अनवांटेड साउंड क्रिएट करता था उसके रूम में, यानी कि ज़्यादा लाइट्स प्रोड्यूस करता था, इमिट करता था, ताकि वो डिस्टर्ब हो एंड अपनी सज़ा या गुनाह कबूल कर ले या जो सच्चाई है बता दे। तो कहने का मतलब ये है, मैंने ये सब क्यों बताया, क्योंकि एक आपको पिक्चराइज क्रिएट किया कि फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब बी पनिश्ड, सज़ा भुगतना, है ना, सज़ा मिलना या सज़ा भुगतना, बी पनिश्ड, ठीक है। 8 नंबर पर देखिए, स्ट्रॉ इन द वाइंड मतलब ए इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, ठीक है। स्ट्रॉ इन वाइंड, वाइंड मतलब तूफान, है ना, हवा, तेज तूफान। तो एक इंडिकेशन मिले कि क्या होने वाला है, व्हाट माइट हैपन्स, क्या हो सकता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर पे, एट सी मतलब एट अ लॉस। एट सी मतलब एट अ लॉस। देखिए अब एट अ लॉस मतलब, अब आप कहेंगे एट सी, इसका मीनिंग कैसे। देखिए जब भी कोई इंसान जो कोस्टल एरिया में रह रहा हो, किसी दिन उदासी छा गया, घर में टेंशन हो गया, झगड़े हो गया, तो नाराज़ होकर थोड़ी देर के लिए सी पे चला गया। मतलब कहने का मतलब ये है, सी पे चला गया रिलैक्स मोड में। जब समुद्र के किनारे पे बैठा रहेगा तो लहरें होंगी, तेज होगा, तो थोड़ा रिलैक्स मोड में होगा, फ्रेश फील करेगा, इस तरीके का। एट सी मतलब एट अ लॉस, देख रहे हैं। जब कुछ नुकसान हुआ, डिप्रेशन में आ गया या हेजिटेट हो गया, परेशान है दिन भर के काम से, थकान है, तो चला गया समंदर पे बैठने, एट सी यानी एट लॉस, राइट। चलिए 10 नंबर पे देखते हैं, स्टिक टू गन्स मतलब मेंटेन ओन ओपिनियन।
है ना। कनपट्टी पे गंदूक, ये क्या क्या बोलते हैं, बंदूक, राइट, बंदूक इन हिंदी बंदूक, कनपट्टी पे बंदूक लगा के, है ना, ओपिनियन को कंटिन्यू रखना, मेंटेन करके रखना, राइट। 11 नंबर पे देखिए, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब प्रेज वंसेल्फ। वंस ऑन मतलब जहाँ रहेगा, मतलब है ना, खुद 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 ही क्रिएट करना, मतलब खुद वो सिचुएशन क्रिएट करना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब वो खुद की तारीफ करना, राइट। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर, बियॉन्ड द पेल मतलब अनरीजनेबल एंड अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। बियॉन्ड मतलब दूर और पेल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर पे, चिक बाई जॉल मतलब वेरी क्लोज टुगेदर। चिक बाई जॉल, चिक मतलब गाल, है ना, यही कह सकते हैं, गाल गाल ही होता है, राइट। एंड चिक बाई जॉल जैसे, है ना, कान से लेके गाल की दूरी, कान से लेके माउथ की दूरी, मतलब वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट, वेरी क्लोज टू ईच अदर, चिक बाई जॉल। एंड आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे, इन द ब्लूज मतलब चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड, चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड, ब्लूज। अब ये भी देखिए, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, ब्लू, है ना, ब्लू वाटर, समंदर का पानी कैसा होता है, ब्लू वाटर, और इन द ब्लू मतलब समुद्र के किनारे पे, यानी एट द सी, यानी इन द ब्लूज। तो चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड मोमेंट में इंसान जाता है समुद्र के किनारे पे, एट अ सी, है ना, एट अ लॉस, मतलब इस तरह से याद करके आप इसको कनेक्ट करके याद करना है, बस और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर पे, कैप इन हैंड, कैप इन हैंड मतलब इन रिस्पेक्टफुल मैनर। कैप इन हैंड मतलब रिस्पेक्टफुल मैनर, कैप उतारा और आपने हाथ में रखा है, मतलब एक रिस्पेक्टफुल मैनर में बिहेवियर्स उसका शो हो रहा है। एंड अदरवाइज कैप उतारा और फेंक दिया, इधर उधर डाल दिया डिस्टर्ब मैनर्स में, तो उसको डिस्टर्बफुल मैनर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्पेक्टफुल मैनर है, कैप इन हैंड, राइट। कैच ए टार्टर, कैच अ टार्टर मतलब टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वन मैच, ठीक है। 17 नंबर पर देखते हैं, टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट, ठीक है, टर्न डाउन, टर्न्स अप मतलब एक्सेप्ट एंड टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट। 18 नंबर पर देखिए, कैरी द बॉल मतलब बी इन चेंज, ठीक है। कैरी बहुत ईजी सब है, आप डेली लाइफ में ये सब आप शायद वर्ड बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको ये सब मिलता होगा, आई थिंक। काउच पोटैटो मतलब ए पर्सन हु प्रेफर वॉच टीवी, ठीक है, काउच पोटैटो, टू ए पर्सन हु प्रेफर वॉच टीवी, बट इन मतलब इंटरप्ट बट इन। 21 नंबर पे, थ्रो कोल्ड वाटर मतलब डिस्करेज। देखिए कहीं पे आग लग गया सपोज, और वहाँ पे पानी फेंका जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आग को डिस्करेज किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है, राइट, मतलब बुझाया जा रहा है उसको, अगर हिंदी में बोला जाए तो थ्रो कोल्ड वाटर मतलब डिस्करेज, राइट। 22 नंबर पे देखिए, ए डार्क हॉर्स मतलब एन अनएक्सपेक्टेड विनर्स। देखिए डार्क हॉर्स, हॉर्स ज़्यादातर क्या होता है, ब्राउनी कलर होता है, वाइट कलर होता है, लेकिन डार्क हॉर्स एकदम ब्लैक कलर हॉर्स हो, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड, जो उम्मीद ना हो वो ऐसे रिजल्ट दिखना या विनर्स क्रिएट होना, घोषित होना, उसको कहते हैं एक डार्क हॉर्स, राइट। 23 नंबर पर देखिए, नल एंड वाइट, ये अभी जस्ट शायद रिपीट हुआ, नल एंड वाइट, नल एंड वाइट रिपीट नहीं हुआ है, नल एंड वाइट रिपीट नहीं हुआ है, तो देखिए इनवैलिड, ठीक है, नल एंड वाइट मतलब इनवैलिड। आपने एक वर्ड आप हिंदी में अगर सुनते होंगे, नील बट्टे सन्नाटा, राइट, मतलब पूरा एकदम खाली, इनवैलिड, एकदम इनवैलिड, नल एंड वाइड। 24 नंबर पे देखिए, ड्रेसिंग डाउन मतलब टू गिव स्कॉल्डिंग, ड्रेसिंग डाउन मतलब गिव स्कॉल्डिंग, मतलब स्कॉल्डिंग मतलब आपको पता है क्या होता है, डांटना, गुस्सा दिखाना, स्कॉल्डिंग, ठीक है ना, भयभीत, इस तरह से आपको याद करना है। 25 नंबर पे देखिए, बर्न्स ऑफ योर बोट मतलब बी समथिंग दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न, सॉरी डू समथिंग दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न। जैसे आपके गांव में फ्लड आया हो एंड बोट से सफ़र कर रहे हो, एक किनार से दूसरे किनार पे गए और बोट चला गया, मतलब बोट गायब हो गया या बोट डूब गया या बोट को जला दिए, तोड़ दिए, है ना। कहने का मतलब यह है कि अब आपका इम्पॉसिबल हो गया रिटर्न होना, राइट। तो बर्न्स योर बोट मतलब डू समथिंग दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न, राइट। 26 नंबर पे देखें, हार्ड एंड हियरिंग मतलब टू बी डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने में कठिनाइयाँ हो रही है, मतलब कहने का मतलब बहरा है ना, मतलब डेफ है तभी तो उसको हार्ड ऑफ हियरिंग हो रहा है, सुनने में कठिनाइयाँ हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 27, ए वाइल्ड गूज चेस मतलब पॉइंटलेस सर्च। आपने अगर आपका घर किसी गांव में हो, आप शहर के होंगे या तो गांव के होंगे,
वाइल्ड गूज चेश। गूज मतलब एक छोटा सा जानवर होता है, जानवर नहीं कह सकते, इंसेक्ट कह सकते हैं, जैसे जो सांप वगैरह खाता है, राइट। तो उसके पीछे दौड़ना, भाग लगाना या उसको पकड़ना, पीछा करना, मतलब अननेसेसरी है ना, वो इतना फास्ट होता है, हम उसके पीछे भागे जा रहे हैं, मतलब एक पॉइंटलेस काम कर रहे हैं, राइट, एक मीनिंगलेस काम कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं वाइल्ड गूज चेस, मतलब पॉइंटलेस सर्च, है ना, मीनिंगलेस सर्च हम कर रहे हैं। 20 नंबर पर देखिए ओल्ड हेड ऑन यंगर शोल्डर। अब देखिए यंगर शोल्डर मतलब एक नौजवान का कंधा, और ओल्ड एज मतलब बूढ़ा, बूढ़ा सिर। जब किसी जवान पे, किसी घर में कोई आप यंग होंगे, आपके ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी होगी, यंग शोल्डर्स सॉरी ओल्ड हेड्स की जिम्मेदारी होगी, इसका मतलब है ये कि टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज, है ना। कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर जब जिम्मेदारी आती है तो आप समझदार और बुद्धिमान बनने लगते हैं, ठीक है। कहते हैं ना इंसान को, है ना, अकल उम्र नहीं जिम्मेदारी सिखाता है ना। अगर आप छोटी उम्र में आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई तो आप बुद्धिमान छोटी उम्र में ही बन जाएंगे। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, आपको बैक एंड सपोर्ट है, फैमिली वाले घर से पैसे वैसे भेज रहे हैं, तब आपकी अकल उतनी जल्दी नहीं आएगी, ठीक है, जितनी जल्दी जिम्मेदारी इंसान को ज़्यादा सिखाता है। तो इस फ्रेज का यही मीनिंग है, ओल्ड हेड ऑन यंगर शोल्डर, मतलब टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज। 29 नंबर पर देखिए टू स्मेल अ रैट, मतलब टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, मतलब जैसे स्मेल मतलब देखिए क्या होता है, मतलब सुगंध या खुशबू यानी सूंघना। रैट मतलब चूहा, मतलब मरा हुआ चूहा है और स्मेल हो रहा है, बैड स्मेल हो रहा है, मतलब सस्पेक्ट है फाउल डीलिंग, ठीक है, कुछ गलत डीलिंग का सस्पेक्ट हो रहा है, संदेह हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ चल रहा है, तो ऐसा सस्पेक्ट आया मतलब मिला। 30 नंबर पे देखते हैं ए हाउस ऑफ कार्ड्स, मतलब एक इनसिक्योर स्कीम्स है, ठीक है। ए हाउस ऑफ कार्ड मतलब एन इनसिक्योर स्कीम। चलिए अब ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को यहाँ पे द एंड नहीं करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही बचा हुआ है, एंड करना है बहुत जल्दी कुछ ही वीडियो के अंदर में। तो आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक है, वहाँ लिंक पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपको ले जाएगा सीधा गूगल प्ले स्टोर पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा टेक्स्ट बुक का, और टेस्ट डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे एक एप्लीकेशन दिखेगा जो वहाँ पे इनरोल करना है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, 41 ईपीएफओ के मॉक टेस्ट हैं, 500 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट है, ठीक है, 500 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एग्ज़ाम का दिया हुआ है, और 10,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है, 500 एग्ज़ाम है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ही सस्ता है, मतलब आप पूरे एक साल का एक महीने का टीवी रिचार्ज जो करते होंगे उतने में आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा। इतने बेहतर प्लेटफॉर्म है ये, पर्सनली मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं भी यूज़ करता था, अभी भी मेरे मोबाइल में रजिस्टर्ड है वो एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने लाइफ टाइम का लिया हुआ था प्लान, तो हमेशा चल रहा है। बहुत सारे उसमें फंक्शन है, ओनली मॉक टेस्ट ही नहीं है, आप कोर्सेस देख सकते हैं, सिलेबस वगैरह देख सकते हैं, किसी एग्ज़ाम का टाइम टेबल देख सकते हैं, कोई भी मटेरियल चाहिए वो देख सकते हैं, वोकेबलरी आता रहता है, वोकेबलरी नहीं, करंट अफेयर्स आता रहता है, डेली अपडेट होता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मल्टीपल फंक्शंस हैं वहाँ पे, टास्क है एट ए सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कोड यूज कीजिएगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा। अगर आप फ्रेशर्स हैं, मतलब फ्रेशर करने का मतलब है कि आप अभी नए हैं, 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लाइफ टाइम के लिए ले लीजिए, बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। अब बस यूँ समझ लीजिएगा, किसी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं 500 रुपये का, उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, मतलब 500 का ही मिलेगा, ठीक है। मतलब ये जो है आपको 450 का मिल जाएगा 10% डिस्काउंट के बाद। तो आप इस तरह से वहाँ से मॉक टेस्ट लगाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। एक चैप्टर यूनिट वाइज है वहाँ पे, एंड फुल टेस्ट भी है, सब कुछ है वहाँ पे, जाइए आप एक्सप्लोर कीजिए उस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलिए।